तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था स्ट्रेटेजी को, CSIR नेट केमिस्ट्री को प्रिपेयर करने के लिए, और उनमें हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल में से। और ये भी बोला था कि ऑर्गेनिक का पोर्शन अगर कम थोड़ा ही करो तो ज़्यादा बेहतर है, अगर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो, और इनऑर्गेनिक और फिजिकल के ज़्यादातर पोर्शन को कवर करने की कोशिश की थी। तो ऑर्गेनिक में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलेक्ट किए थे, उसमें से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था स्पेक्ट्रोस्कोपी, और नॉट ओनली CSIR नेट किट बट आल्सो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्पेक्ट्रोस्कोपी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेट्स सी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो बात करें कंट्रीब्यूशन की, तो CSIR नेट में इसका कंट्रीब्यूशन तीनों स्पेक्ट्रो मिला के एटलीस्ट 20 to 35 मार्क्स रहता है। और बात करें अगर गेट की, तो 10 to 15 के अराउंड गेट में इसका कंट्रीब्यूशन रहता है। इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक में माय फेवरेट टॉपिक। अब आप देख रहे हैं इसका कंट्रीब्यूशन भी अच्छा खासा है, गेट में भी अच्छा खासा है, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग भी है, मजेदार है, काफी महंगा टॉपिक भी है। तो चलिए आज इसको हम डिस्कस करते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्यों है स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंपॉर्टेंट क्यों है? तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाई वी स्टडी स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्यों पढ़ते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, इसका काफी एप्लीकेशंस है, इसलिए पढ़ते हैं। किसमें एप्लीकेशंस है? तो बात करते हैं जब मैटर की, तो मैटर बनता होता है किससे? एटम और मॉलिक्यूल से। और हर एक एटम और मॉलिक्यूल की अपनी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है। तो उन प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? स्पेक्ट्रो का यूज करते हैं। यानी उनकी प्रॉपर्टी को एनालाइज करने के लिए, कंपेयर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते हैं। अब बात करें नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने बता दिया आपको 20 to 35 मार्क्स का आता है। तो अब स्पेक्ट्रा ब्रॉडली तीनों ब्रांचेज में अलग अलग है। ब्रॉडली स्पेक्ट्रा किसमें? तीनों ब्रांचेज में अलग अलग है। अब बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच है ऑर्गेनिक, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा दूसरा है इनऑर्गेनिक, और ऐसे ही तीसरी ब्रांच फिजिकल है। तो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा में आता है आपके पास NMR, मास, IR और UV, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, मास और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन रहता है नेट के हिसाब से, तो सबसे ज्यादा NMR का कंट्रीब्यूशन रहता है। उसके बाद मास, थोड़ा बहुत IR और नेग्लिजिबल सा UV का रहता है। NMR में फिर आगे इसको ब्रांचेस ले सकते हैं इसके, जैसे इसमें प्रोटॉन NMR है, कार्बन 13 है, और बाकी को हम डाल देते हैं हेटेरो NMR में। तो हेटेरो NMR में जैसे आपके पास फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन 18 हो गया, फॉस्फोरस 31 हो गया, इसी तरीके से सिलिकॉन हो गया, टिन हो गया, एटसेट्रा। इसको इनऑर्गेनिक NMR में भी हम पढ़ लेते हैं। तो इनऑर्गेनिक में बेसिकली हम पढ़ते हैं ESR, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, APR भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें मोसबार भी पढ़ते हैं, इसका भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहता है। उसके बाद फिजिकल स्पेक्ट्रा हमने पढ़ना स्टार्ट किया, अच्छे से एनालाइज करना स्टार्ट किया, अच्छे से समझ में आया क्वांटम के बाद। यानी
क्वांटम केमिस्ट्री के बाद हमने फिजिकल स्पेक्ट्रा अच्छे से समझना स्टार्ट किया। यानी क्वांटम जब केमिस्ट्री आई उसके बाद एनर्जी लेवल का हमें पता चला, ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट के ट्रांजिशंस का पता चला। तो इसमें हम पढ़ते हैं जैसे वाइब्रेशन है, रोटेशनल है, रमन स्पेक्ट्रा है, तो इसके अंदर ये हम सब पढ़ते हैं। तो ये हमारा एक ब्रॉड सा क्लासिफिकेशन है। उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी, है क्या स्पेक्ट्रोस्कोपी। चलो ठीक है, इसको एनालाइज करने में यूज करते हैं, इतना एरिया है, इसका कंट्रीब्यूशन भी अच्छा खासा है, मजेदार टॉपिक भी है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, तो इसको एक लाइन में हम डिफाइन करना चाहे तो ये हम बोल सकते हैं इसको जस्ट इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन EMR विद मैटर, कि एक इंटरेक्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का किसके साथ, मैटर के साथ। तो वही क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है। अब बात करते हैं मैटर की, यानी मैटर है, इसके ऊपर हमने EMR डाली है तो इनका कुछ इंटरेक्शन होगा और उसका जो रेस्पॉन्स होगा वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे और उसी को क्या बोल दिया जाएगा, स्पेक्ट्रा। तो ये बेसिकली स्पेक्ट्रा कैसे आता है, ये इस तरह से आता है कि मैटर है, मैटर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उसमें कुछ मोशंस होते हैं और उन मोशंस को कोरस्पॉन्डिंग क्या होते हैं, हमारे पास एनर्जी लेवल्स होते हैं और उन एनर्जी लेवल्स की स्पीसीज इंटरेक्ट करती है किसके साथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ, और उसी से क्या जनरेट होता है, हमारे पास स्पेक्ट्रम जनरेट होता है। तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का नेचर जानना भी बहुत जरूरी है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपके पास क्या है, नाम से ही पता चल जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोपेगेट करते हैं किस डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, लेकिन आपस में क्या होते हैं, ये परपेंडिकुलर होते हैं। तो बात करें स्ट्रेंथ की, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो मोर पावरफुल होता है, मोर पावरफुल। तो इतना चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा कि स्पेक्ट्रा की क्लासिफिकेशन, मैटर, स्पेक्ट्रोस्कोपी, मोशंस होते हैं, एनर्जी लेवल बनता है, उसके बाद इंटरेक्शन होता है, उसके बाद स्पेक्ट्रा आता है। तो इस चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे तो स्पेक्ट्रोस्कोपी काफी ब्रॉड एरिया है, मतलब जितना पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन CSIR नेट के हिसाब से मोटा मोटी हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे कम टाइम में, और मैं भी कोशिश करूंगा कम टाइम पे आपको ज्यादा चीजें बताई जाए। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैकेनिज्म और बेसिस ऑफ लाइट इंटरेक्शन विद मैटर, इसको फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है 2 पार्ट में। एक है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, दूसरा बोल सकते हैं इमिशन। सिंपल सी बात है, इसमें लाइट एब्जॉर्ब होगी, इसमें इमिट होगी, यानी EMR इसमें एब्जॉर्ब होगी, इसमें इमिट होगी। तो जनरली मोस्ट ऑफ स्पेक्ट्रा, जैसे आपके पास NMR है, UV है, IR है, EPR है, यानी ESR, तो ये सारे के सारे आपके पास क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी वाले एरिया है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कब लिया जाता है, जब आपके पास एनर्जी गैप बहुत कम हो, बहुत ही कम हो। सॉरी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा तब लिया जाता है जब आपके पास एनर्जी गैप अच्छा खासा हो। क्या एनर्जी गैप अच्छा खासा होगा तो ऑब्वियस सी बात, आपके ग्राउंड स्टेट में स्पीसीज ठीक ठाक रहेंगी, तो वो लाइट एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएंगी और फिर स्पेक्ट्रा देंगे। लेकिन अगर आपके पास गैप बहुत कम है, एनर्जी लेवल में गैप बहुत कम है, तो आप इमिशन स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करने में प्रीफर करते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास आधी से ज्यादा स्पीसीज, यानी मोस्ट ऑफ स्पीसीज ग्राउंड में भी रहती हैं और एक्साइटेड में भी रहती हैं। तो एनर्जी गैप कम होने के कारण एक्साइटेड में रहती है, तो आप क्या प्रीफर करते हो, इमिशन स्पेक्ट्रा लेना प्रीफर करते हो।
इसी तरीके से अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को रिकॉर्ड करने की बात है तो आप इसको लो टेम्परेचर पे करते हो। कारण क्या है, लो टेम्परेचर में मोस्ट ऑफ स्पीशीज क्या रहेगी आपके पास, ग्राउंड स्टेट में रहेगी। तो ये हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन इसके। अब आप देखते हैं three aspects required for spectroscopy। वो तीन कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो जिनको फुलफिल करना बहुत जरूरी है किसी भी एटम और मॉलिक्यूल को स्पेक्ट्रा देने के लिए या इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरेक्शन के लिए। तो सबसे पहला एस्पेक्ट आता है आपके पास बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन। बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या है कि जैसे मैंने अभी बताया कि आपके पास मैटर होता है, मैटर में कुछ मोशंस होते हैं, मोशंस से क्या बनता है, एनर्जी लेवल बनते हैं। इसमें आप कह सकते हो ये ग्राउंड स्टेट और ये एक्साइटेड स्टेट। सपोज करो ये एनर्जी लेवल आपके पास बना, ऑब्वियस सी बात है इस एनर्जी लेवल के बीच में क्या होगा, आपके पास एक गैप होगा एनर्जी का, जिसको हम बोल सकते हैं डेल ई बोल सकते हो आप। और आने वाली रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसकी भी एनर्जी कुछ ना कुछ होगी। सपोज करो आई मान लेते हैं। तो बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या कहता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी यानी इसकी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एनर्जी, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी एनर्जी इस गैप से ज्यादा या इक्वल होनी चाहिए। यानी कह सकते हैं आई ग्रेटर देन इक्वल टू डेल ई। थ्योरेटिकली हम इसको समझ सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी स्पीसीज को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में पहुंचना है तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी उसको गेन करनी पड़ेगी। और ये गेन किससे करेगा, वो रेडिएशन से। अगर रेडिएशन की एनर्जी इस गैप से कम है तो वो ऊपर जा ही नहीं पाएगा। तो ये इसका बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन रहता है। दूसरा रहता है सिलेक्शन रूल। तो सिलेक्शन रूल क्या कहता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सिलेक्शन रूल हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सिलेक्शन रूल बेसिकली रूल क्या है कि वो उस किस कंडीशन को सेटिस्फाई करे या किस रूल को सेटिस्फाई करे कि वो आसानी से अपना स्पेक्ट्रा दे सकता है या इंटरेक्शन कर सकता है ईएमआर के साथ। तो सबसे पहले हम इसको दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं सिलेक्शन रूल को। सिलेक्शन रूल दो क्या, एक तो आता है ग्रोस सिलेक्शन रूल और दूसरा आता है आपके पास मैथमेटिकल सिलेक्शन रूल। मैथमेटिकल सिलेक्शन रूल, तो ग्रोस को आप थ्योरेटिकल भी बोल सकते हो और थ्योरेटिकल और बोल सकते हो, उसको बिहेवियरल बोल सकते हो। ये क्यों बोला, क्योंकि आप देख के बताओगे मॉलिक्यूल को, मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टीज या मतलब उसको देख के ही बता सकते हो कि वो स्पेक्ट्रा किस टाइप का देगा या किसके लिए इनएक्टिव होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं आपको कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा किसी का रिकॉर्ड करना है तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए एक्टिव स्पीसीज कौन सी होगी, उसके पास क्या होना चाहिए, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। हाँ जी, फॉर एग्जांपल HCl। तो HCl को आप देखते ही बता दोगे कि क्या है, ये रोटेशनल एक्टिव है। दूसरा, अगर आपको IR रिकॉर्ड करना है या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करना है तो क्या कहोगे आप, उसके पास क्या होना चाहिए, डायनेमिक डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। तो डायनेमिक डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। तो ये क्या है आपके पास, थ्योरेटिकल सिलेक्शन रूल है, ग्रोस सिलेक्शन रूल है। उसके बाद में मैथमेटिकल सिलेक्शन रूल की जरूरत कब पड़ती है या हम कब जनरेट करते हैं, तब जनरेट करते हैं जब हम क्वांटम एनर्जी लेवल हमारे पास हो, क्वांटम एनर्जी लेवल। जब हमारे पास क्वांटम एनर्जी लेवल बन जाते हैं रेडिएशन की इंटरेक्शन मैटर के साथ होने के बाद, तो हम फिर
कैलकुलेट करते हैं कि किस एनर्जी लेवल से किस एनर्जी लेवल तक हमारी जो ट्रांजिशन है वो अलाउड है और किससे नहीं है। इसका एग्जांपल इसी से ही ले लेते हैं, रोटेशनल से ही ले लेते हैं कि सपोज करो किसी इंटरेक्शन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के इंटरेक्शन से हमारे पास लेवल बनते हैं, जैसे J0, J=1, J एनर्जी लेवल है। तो इसमें क्या है हमारे पास, इसका मैथमेटिकल सिलेक्शन रूल क्या है रोटेशनल का, कि डेल J क्या होना चाहिए, ±1 होना चाहिए। यानी 1 से ट्रांजिशन होगा, 2 से 3 हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा, लेकिन 0 से 2 नहीं होगा। यानी डेल J अगर ±2 है तो वो ट्रांजिशन नहीं होगी, ±1 ही होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या आता है, मैथमेटिकल सिलेक्शन रूल। इसी तरीके से वाइब्रेशनल में भी देख सकते हैं आप। तो वाइब्रेशनल में भी क्या आपके पास क्या बनेंगे, इसी तरीके से सपोज करो V0, V1, V2, V3 सपोज। तो वाइब्रेशनल के लिए क्या होता है, डेल V क्या होना चाहिए, ±1 होना चाहिए। रमन के लिए क्या होना चाहिए, +-2 होना चाहिए J की वैल्यू। तो ये हमारे पास क्या रहते हैं, सिलेक्शन रूल रहते हैं, जिसमें ग्रोथ सिलेक्शन रूल आता है और मैथमेटिकल सिलेक्शन रूल। ये क्वांटम एनर्जी लेवल की ट्रांजिशंस, मतलब कि स्पेक्ट्रा में कहाँ से कहाँ तक पॉसिबल है, कहाँ से कहाँ फॉरबिडन है, कहाँ से कहाँ अलाउड है, तो इसका हम पढ़ते हैं मैथमेटिकल सिलेक्शन रूल में। तो हम इसके बाद हम जैसे कि स्टार्ट करेंगे NMR, तो NMR का भी मैथमेटिकल रूल क्या कहता है कि आपके पास डेल MI ±1 होना चाहिए। यानी न्यूक्लियर स्पिन वैल्यू में चेंज कितना होना चाहिए, I आपके पास क्या है, स्पिन वैल्यू, तो इसमें चेंज कितना होना चाहिए, +-1 का होना चाहिए, तभी ट्रांजिशन क्या होगी, अलाउड होगी, नहीं तो फॉरबिडन हो जाएगी। तो जैसा कि हमने बोला कि हमें क्या करना है, NMR स्टार्ट करना है। उससे पहले एक एस्पेक्ट और रह जाता है, मैंने बोला था 3 एस्पेक्ट बोले थे, 2 हमने पढ़ लिए, एक तो सिलेक्शन रूल, बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन, और तीसरा हमारे पास आता है सिग्नल टू नॉइज रेशियो। तो अगर हम बात करें स्पेक्ट्रा की, तो मोस्ट ऑफ स्पेक्ट्रा क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो आपके ग्राउंड लेवल में जो स्पीसीज हैं वो अगर ज्यादा होंगी तो सिग्नल उतना ही शार्प आएगा, क्योंकि ट्रांजिशन भी उतनी ही ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 लेवल हैं, ग्राउंड लेवल में आपकी स्पीसीज ज्यादा है तो ज्यादा ट्रांजिशन होंगी, जितनी ज्यादा ट्रांजिशन होगी सिग्नल की पीक भी उतनी ही शार्प आएगी। तो आपके पास क्या रहता है, अगर आप खाली स्पेक्ट्रा भी रन करते हो तो कुछ नॉइज आती है, और उस नॉइज में अगर आपकी सिग्नल पीक, आपका सिग्नल जो मैटर का सिग्नल है वो अगर अच्छा आएगा, शार्प आएगा, तो उसको एनालाइज करने में या इंटरप्रेट करने में उतनी आसानी होगी। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना होता है कि उसका सिग्नल टू नॉइज रेशियो कितना होगा। तो इसका सिग्नल टू नॉइज रेशियो हमारे पास हमेशा अच्छा होना चाहिए। उसके लिए क्या क्या करते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए कि हमारे पास ग्राउंड स्टेट में जो स्पीसीज हैं वो बढ़ जाए। तो वो कब बढ़ेंगी, यानी पॉपुलेशन इन ग्राउंड स्टेट ज्यादा हो, तभी आपके पास सिग्नल टू नॉइज रेशियो क्या होगा, अच्छा होगा। तो हम पॉपुलेशन को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं मैथमेटिकली, तो मैथमेटिकली हम डिटरमाइन कर सकते हैं स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला से, यानी NJ/NI, ये पॉपुलेशन इन एक्साइटेड स्टेट, पॉपुलेशन इन ग्राउंड स्टेट इजिकल टू GJ, ये डिजेनरेसी इसकी अपॉन GI e की पावर -del E अपॉन KT। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं सिग्नल टू नॉइज रेशियो। इस फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर नेगेटिव में del E बढ़ेगा, यानी अगर गैप बढ़ेगा तो ये चीज कम होगी। ये चीज कम होने का मतलब NI ज्यादा, इसका मतलब पॉपुलेशन ग्राउंड स्टेट में ज्यादा।
तो इसका कोई ज़्यादा मतलब बनता नहीं है, हम सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं एनएमआर के ऊपर। एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, न्यूक्लियर मैग्नेटिक। तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस क्या है? यानी न्यूक्लियस का मैग्नेटिक के साथ यानी मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन, और वो क्या करेगा? रेजोनेट करेगा, और जब वो रेजोनेट करेगा तो जो इंफॉर्मेशन होगी वो हमारे को देके जाएगा। इसी इंफॉर्मेशन के रूट को हमें पढ़ना है, और कौन सा मॉलिक्यूल किस तरह की फिर बाद में इंफॉर्मेशन देगा, कैसा वो मॉलिक्यूल है, अपनी स्ट्रक्चर को भी पता कर सकते हैं उससे, और उससे कुछ इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। और वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ली जाएगी, किस किस तरह की इंफॉर्मेशन देगा, वो सारी चीज हम इसमें पढ़ेंगे एनएमआर के अंदर। तो एनएमआर बेसिकली स्टार्ट कहां से हुआ? पता चल रहा है न्यूक्लियर के पास हमारे पास दो चीजें होती हैं न्यूक्लियस में, क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसकी तो कहानी खत्म है बिल्कुल, क्योंकि ये क्या है? नो चार्ज है इसमें, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है। इस पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस। अगर H की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें, तो प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस, पीएमआर भी बोलते हैं इसको। एक्चुअल में इंटरेक्शन क्यों होता है कि ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन करता है, तो एनर्जी लेवल फॉर्म करता है, और उस एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होती है, तो तभी आपको रेस्पॉन्स मिलता है। हाँ जी, तो अब बात करते हैं कौन कौन से न्यूक्लियस एनएमआर एक्टिव होंगे और कौन कौन से इनएक्टिव होंगे। तो वो टोटली डिपेंड करता है किस पे? आई वैल्यू पे, यानी न्यूक्लियर स्पिन वैल्यू पे। न्यूक्लियर स्पिन वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो आई वैल्यू को कैसे इंटरप्रेट करेंगे? जैसे कि आई अगर बराबर है 0 के, तो वो क्या होगा? इनएक्टिव होगा, इनएक्टिव। एनएमआर इनएक्टिव, एनएमआर इनएक्टिव, बिल्कुल। अगर आई बराबर नहीं है 0 के, तो वो क्या होगा? एनएमआर एक्टिव, एनएमआर एक्टिव होगा। इसके साथ एक चीज और बता दूं कि एनएमआर में जो एनर्जी लेवल बनते हैं उनका गैप बहुत ही कम होता है, तो आपको जो एनर्जी रेंज चाहिए वो सबसे कम एनर्जी वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी डालते हैं। तो सबसे एनर्जी किसकी होती है? रेडियो वेव्स की होती है। तो वो रेडियो फ्रीक्वेंसी हम इस पे डालते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करने के लिए। तो आई किसकी 0 होगी, किसकी 0 नहीं होगी, वो कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए कुछ अजम्पशंस है हमारे पास, बिल्कुल। ये समस्या भी आपकी क्लियर की जाएगी। कुछ अजम्पशंस हैं, अजम्पशंस फॉर आई न्यूक्लियर वैल्यू के लिए। तो सिंपल सी बात है, हमारे न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, इन्हीं का कॉम्बिनेशन बताएगा हमको कि आई इसका 0 है या नहीं है। तो आपके पास अगर प्रोटॉन इवन है, प्रोटॉन इवन है और न्यूट्रॉन ओड है, इसका उल्टा भी ले लो, ये ओड है और ये इवन है। अगर दोनों उल्टे चलते हैं तो आपके पास क्या है? आई बराबर नहीं होगा 0, आई बराबर नहीं होगा इसके 0 के, और किसकी फॉर्म में आएगा? हाफ इंटीग्रल के फॉर्म में, यानी 3/2, 5/2, 1/2, 7/2/2/2। तो इसमें क्या आएगा? हाफ इंटीग्रल के फॉर्म में आएगा, हाफ इंटीग्रल। उसके बाद अगर दोनों ओड आ जाए तो कमाल करेगा। क्या कमाल करेगा? आई बराबर नहीं होगा 0, लेकिन किसकी फॉर्म में आएगा? इंटीग्रल के फॉर्म में, यानी 1 2 3 4 5 6। अगर दोनों इवन हो गए तो आपको क्या होगा? आई बराबर हो जाएगा 0 के, और ये क्या हो जाएगा? एनएमआर इनएक्टिव। तो इसी से भी एक बार गेट में क्वेश्चन आ गया था, गेट में, कि आपके पास सोडियम क्या है, एक्टिव है कि नहीं है। तो इस सिंपल सा क्वेश्चन आया था ये, बिल्कुल ही। तो वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो हम सेल मॉडल से कर लेते हैं, इसकी न्यूक्लियर सेल मॉडल से आई की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। तो अजम्पशन हमारे पास क्या है? एक्टिविटी अगर चेक करना हो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, मतलब ओड इवन को देख के ही हम पता कर सकते हैं कि इसका आई वैल्यू 0 है या नहीं है।
तो हमें आई वैल्यू भी पता लग गई। अब हमें पता करना है कि एनएमआर स्पेक्ट्रा जनरेट कहां से होता है, यानी एनएमआर स्पेक्ट्रा का प्रिंसिपल, एनएमआर प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमें पढ़ना है। पहले हम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं कुछ, ये चीजें बहुत काम आएगी, क्वेश्चन इससे भी आते हैं, क्योंकि इस प्रिंसिपल से हम एक चीज कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, गायरोमैग्नेटिक रेशो पे। फंस ही जाता है इससे, एक दो बार में गेट नेट आता ही रहता है क्वेश्चन गायरोमैग्नेटिक रेशो से। तो इस प्रिंसिपल को इसलिए पढ़ना भी जरूरी है, नेट में भी आता है और वैसे बेसिक पार्ट भी है इसका। तो प्रिंसिपल कहां से जनरेट होता है इसका, तो जैसे कि मैंने बोला था कि कुछ मोशंस होता हैं और उस पर एनर्जी लेवल जनरेट होते हैं। तो एनएमआर का एनर्जी लेवल कहां से जनरेट होता है, या एनएमआर के शुरुआत कहां से हुई, तो सबसे पहले मैक्सवेल भाई साहब ने बोला था, मैक्सवेल ने बोला था, बहुत पहले बोल दिया था कि अगर 4 स्पीसीज मूव कर रही है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। उसके बाद स्टर्न भाई साहब आए, स्टर्न गार्लैक ने कहा कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है अपने ऑर्बिटल में, वैसे ही प्रोटॉन भी अपनी न्यूक्लियस में क्या करता है, स्पिन करता है। यानी जैसे कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है वैसे प्रोटॉन भी क्या करता है, स्पिन करता है। और अगर ये स्पिन करेगा तो इस पे चार्ज पॉजिटिव है, तो ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। यानी क्या बोला इसने कि प्रोटॉन भी एक बार टीनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो जैसे ही इसके ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी लगाया जाता है, तो उसके साथ इंटरेक्ट करता है। तो आपको पता है कि अगर दो मैग्नेट आपस में इंटरेक्ट करेंगे, किस तरह से दो चुंबक आपस में इंटरेक्ट करेंगी, तो वो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो उनके बीच अट्रैक्शन हो सकता है, या उनके बीच क्या हो सकता है, रिपल्शन। सेम पोल करेंगे तो रिपेल करेंगे, अपोजिट पोल तो अट्रैक्ट करेंगे। अगर उनमें अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी कम होएगी, अगर रिपल्शन होता है तो एनर्जी ज्यादा, यानी अट्रैक्शन वाला नीचे और रिपल्शन वाला ऊपर, तो जनरेट हो गया रिपल्शन वाले की एनर्जी ज्यादा। अब किसका रिपल्शन होगा किसका अट्रैक्शन होगा वो भी देख लेते हैं। यानी आपके पास न्यूक्लियर स्पिन अगर है तो वो अपना दो ओरिएंटेशन दे सकता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यानी क्या दे सकता है, यानी फॉर एग्जांपल आपके पास हाइड्रोजन है, उसकी हमें पता है कि आई वैल्यू कितनी होती है, हाफ, तो 2 आई वैल्यू दे सकता है वो दो तरीके से, या तो उसका प्लस हाफ में घूमेगा वो, या माइनस हाफ में घूमेगा। बिल्कुल जी। तो यानी ये भी वैल्यू दे रहा है। इसी जिस तरह से इलेक्ट्रॉन्स अपनी स्पिन की वैल्यू देता है, तो इलेक्ट्रॉन का स्पिन तो फिक्स होता है, लेकिन प्रोटॉन का फिक्स नहीं होता, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग होते हैं न्यूक्लियस में। तो अलग अलग न्यूक्लियस अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगे, किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। तो जैसे कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है, उसी तरीके से उसका स्पिन मोमेंटम भी होता है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैसे, एस इंटू एस प्लस 1 एच अपॉन 2 बाई। उसी तरीके से प्रोटॉन का भी स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है, यानी न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम बोल सकते हैं, आई इंटू आई प्लस 1। सिमिलर इसी तरीके से, बिल्कुल सेम एज इट इज। लेकिन यही मोमेंटम किस में कन्वर्ट हो जाता है, जब इस पे फील्ड अप्लाई करते हैं। फील्ड अप्लाई बी किया तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम आई के इक्वल, यानी एम आई एच अपॉन 2 पाई। ये किसके, आई इंटू आई प्लस 1 किसमें, एम आई, यानी स्पिन टाइप। एम आई क्या, स्पिन टाइप, ध्यान दीजिए प्लीज, स्पिन टाइप। यानी कौन सा टाइप है उसका, स्पिन प्लस हाफ है, माइनस हाफ है, जो भी इसका आई है, तो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि इसी से हम एनर्जी लेवल जनरेट करेंगे। बिल्कुल बेसिक फंडा पढ़ रहे हैं। तो एनर्जी लेवल इसे कैसे जनरेट होगा वो देखते हैं। तो अब आते हैं हमारे, क्योंकि एनर्जी लेवल तो ऑब्वियस सी बात है क्वांटम से रिलेटेड है। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, according to quantum mechanical model, E इक्वल टू माइनस म्यू इंटू बी। म्यू क्या है आपके पास, मैग्नेटिक मोमेंट है, और बी
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये चीज है आपके पास। तो इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि आपके पास म्यू क्या होता है, जी, ये तो स्पिन वैल्यू है, जी एन न्यूक्लियर के लिए, और जी ई बोल सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन के लिए, ई बाई 2m न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम आई। अगर हम फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम आई इंटू एच अपॉन 2 पाई। एम आई क्या, या तो प्लस हाफ रहेगा या माइनस हाफ, यानी क्या हो सकता है एम आई प्लस हाफ, किसके लिए, ओनली प्रोटॉन के लिए, क्योंकि आई की वैल्यू डिफर करती है अलग अलग न्यूक्लियस के लिए, प्लस हाफ या माइनस हाफ। तो इस प्लस हाफ और माइनस हाफ का इंटरेक्शन किसके साथ होगा, बी के साथ, क्योंकि बी तो एक ही डायरेक्शन में रहेगा जी, बी तो एक ही डायरेक्शन में रहेगा जी। लेकिन ये इसका ओरिएंटेशन अलग अलग हो सकता है, तो इसके दो ओरिएंटेशन से क्या बनेगा, दो लेवल बनेंगे। तो एनर्जी निकाल सकते हैं हम इससे, तो इससे लोअर एनर्जी निकालेंगे और हायर एनर्जी, तो सिंपल सी बात है, लोअर में कम रहेगा हायर में ज्यादा। तो इसमें देखेंगे कि कौन से स्पिन के साथ लोअर एनर्जी और कौन के साथ हायर है, ई। तो अब अगर हमें म्यू प्रोटॉन का निकालना है, प्रोटॉन का अगर निकालना है तो क्या बोलेंगे, जी एन ई बाई 2m। तो म्यू प्रोटॉन एक बार ले लेते हैं, माइनस हाफ ले लेते हैं, ये माइनस है, माइनस म्यू लेना है। तो अगर ये म्यू पी है, सेपरेटली देख लेते हैं, म्यू पी है, म्यू पी क्या है आपके पास, जी एन ई बाई 2m, माइनस हाफ पहले लिया, या प्लस आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, कुछ भी लो, एच अपॉन 2 पाई, ये अपने म्यू पी लिया, यानी प्रोटॉन का मैग्नेटिक मोमेंट लिया। तो जी एन ई बाई 2m माइनस हाफ एच अपॉन 2 पाई। तो अगर इसके कोरस्पोंडिंग में एनर्जी देखनी है तो क्या करेंगे, ये म्यू मैग्नेटिक मोमेंट लेंगे और बी लगाएंगे, तो क्या लगेंगे, ई एनर्जी लेवल, एनर्जी क्या हो जाएगी, ये वाला हमने प्लस लिया तो प्लस ले लेते हैं, म्यू पी किस में लेना है, नेगेटिव में लेना है, एच अपॉन 2 पाई इंटू में बी, क्या निकाल रहे हैं, एनर्जी निकाल रहे हैं। तो एनर्जी क्या है, म्यू इंटू बी, तो म्यू ये और बी ये। अब देखते हैं प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, तो ये क्या बनेगा, जी एन ई बाई 2m एच अपॉन 2 पाई इंटू बी। इस प्लस हाफ को आगे ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहां रखना चाहो तो यहां रख सकते हो, यानी हाफ ये बच गया, हाफ और ये किसमें है, नेगेटिव में। अगर नेगेटिव में है तो ऑब्वियस ये होता है एनर्जी कम है, एनर्जी कम है तो क्या आएगा, नीचे आएगा। इसी तरीके से अगर इसको स्पिन टाइप, ये क्या है, एम आई है हमारे पास, एम आई, ये स्पिन टाइप है। अगर इसको क्या ले लिया हमने, अगर इसको ले लिया हमने नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी क्या बच जाएगा, पॉजिटिव हाफ ई बाई 2m एच अपॉन 2 पाई इंटू में बी। तो ये एनर्जी क्या रहेगी आपके पास, हायर, ये क्योंकि पॉजिटिव है, नेगेटिव, नेगेटिव वाली कम एनर्जी नीचे, और ये वाली कहाँ, एक्साइटेड में आएगी, ये एक्साइटेड बोल सकते हैं इसको, ये वाली को क्या बोल सकते हैं, ये ग्राउंड। तो इनका बीच का गैप क्या हो जाएगा, डेली। इसी डेली से निकालेंगे क्या हम, कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए, कि कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए इस चीज को, यानी ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल में पहुंचाने के लिए ये एनर्जी गैप कितना रहेगा, किस पे डिपेंड करेगा, वो चीज हम पढ़ने वाले हैं। तो एनर्जी डेली कितना बच गया, डेली क्या होता है, E2 माइनस E1, यानी E एक्साइटेड माइनस E ग्राउंड। एक्साइटेड में क्या है ये, यानी इसमें से ये घटा देंगे, ये क्या है, प्लस वाला, माइनस में आपके पास ये एक्साइटेड था प्लस वाला, और ये माइनस वाला ये ग्राउंड में, तो इसमें से ये घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, हाफ माइनस माइनस हाफ, क्या बचेगा, हाफ माइनस माइनस हाफ, यानी हाफ प्लस हाफ। तो हाफ वाला ये, हाफ वाला ये क्या बन जाएगा, फुल। तो आपके पास डेली क्या बच जाएगा, जी एन ई बाई 2m एच अपॉन 2 पाई इंटू बी। जी एन क्या है, ये न्यूक्लियर वैल्यू है आपके पास, एक कांस्टेंट रहता है न्यूक्लियर वैल्यू, जैसे हाइड्रोजन के लिए 5.6 होता है, कांस्टेंट होता है, हर एक न्यूक्लियस के लिए अलग अलग होता है। तो ये हमारे पास डेली आ गया। इस डेली से हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी जनरेट करेंगे जी।
ध्यान दीजिए प्लीज। हमारे पास डेली आया क्या? डेली आया GnE/2m H/2 इंटू बी। एनर्जी है, एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? H/nu। H से H को गायब कर दो, क्या बचा? GnE/2m H/2 इंटू बी। इसके इक्विवेलेंट क्या? न्यू। ठीक है जी। अब सॉरी, H से तो H कट गया था, क्या बच गया? अब इस चीज को एक कांस्टेंट मान लेते हैं, क्योंकि इसमें ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, दो तो कांस्टेंट है, तो इसको एक कांस्टेंट मान लेते हैं। इसको क्या बोल देते हैं? गायरोमैग्नेटिक रेशियो। क्या बोल देते हैं? गायरोमैग्नेटिक रेशियो अपॉन 2 पाई इंटू में बी। ठीक है जी। इसको क्या बोल सकते हैं? 2 पाई को इधर लेके जाएंगे तो क्या बच जाएगा? 2 पाई न्यू। 2 पाई को इधर ले गए तो क्या बन गया? 2 पाई न्यू इंटू बी। और 2 पाई न्यू क्या होता है? ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है आपकी। तो क्या बचा? गामा इंटू बी, यानी क्या है? गायरोमैग्नेटिक रेशो। तो इसी को क्या बोलते हैं? गायरोमैग्नेटिक रेशो या मैग्नेटो गायरिक रेशो। तो हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी, ओमेगा क्या? गायरोमैग्नेटिक रेशो इंटू बी। फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी क्या है? 2 पाई न्यू फ्रीक्वेंसी टू गामा इंटू बी। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या रहेगी? गामा इंटू बी अपॉन 2 पाई। तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो इसको एक और मान लेते हैं। इसको हम किसी फिजिकल कांस्टेंट का नाम दे देते हैं, फिजिकल कांस्टेंट। तो फिजिकल कांस्टेंट क्या हो जाएगा हमारे पास? इसी को ही थोड़ा आराम बड़ा कर देते हैं इसका, इसको एक फिजिकल कांस्टेंट का नाम दे देते हैं। क्या कर देते हैं? इसकी आर्म थोड़ी बड़ी कर देते हैं। तो क्या कर सकता हूं मैं? फ्रीक्वेंसी इंटू फिजिकल कांस्टेंट इंटू बी। तो ये तो कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी यानी इनके एनर्जी फ्रीक्वेंसी किसकी है? ये डेली के गैप की, यानी ये फ्रीक्वेंसी किससे रिलेटेड? डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड से। तो ये हमारे पास एक मजेदार चीज आई है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास क्या बढ़ेगा? एनर्जी गैप बढ़ेगा। ठीक है जी। तो ये हमने क्या किया? गायरोमैग्नेटिक रेशियो निकाला। अब हमारे पास एक्टिव कुछ न्यूक्लियाई हैं, उनकी कोरस्पॉन्डिंग गायरोमैग्नेटिक रेशियो की टेबल बनाएंगे, क्योंकि वो टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस टेबल से अब की बार भी गेट में एक क्वेश्चन आया था। उसमें क्या करेंगे? न्यूक्लियाई, गायरोमैग्नेटिक रेशियो और फिजिकल कांस्टेंट। फिजिकल कांस्टेंट तो न्यूक्लियाई हमारे पास सबसे पहला, सबसे फेवरेट, अपना फेवरेट प्रोटॉन। उसका गायरोमैग्नेटिक रेशियो कितना होता है? 267.5 होता है अकॉर्डिंग इंटू 10⁻⁶ रेडियन पर सेकेंड पर टेस्ला। तो हमें किसमें चाहिए? पर सेकेंड पर टेस्ला। पर सेकेंड को हम क्या बोलते हैं? हर्ट्ज भी बोलते हैं। 10⁻⁶ को क्या बोल सकते हैं? मेगाहर्ट्ज भी बोल सकते हैं, मेगाहर्ट्ज भी बोल सकते हैं। तो अगर हम गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या था हमारे पास? ये फिजिकल कांस्टेंट क्या था? गायरोमैग्नेटिक रेशियो अपॉन 2 पाई। अगर इससे डिवाइड कर देते हैं 2 पाई को, तो क्या बचेगा हमारे पास? 42.6 इंटू 10⁻⁶ 2 पाई है। 2 पाई से मतलब पाई की क्या होती है? यूनिट, रेडियन। तो ये रेडियन से रेडियन कट जाता है, तो क्या बचा है हमारे पास? पर सेकंड पर टेस्ला। इसको क्या बोल सकते हैं? इसको मेगाहर्ट्ज पे बोल सकते हैं ना। 42.6 10⁻⁶ को क्या बोलते हैं? मेगा। पर सेकंड को क्या बोल देंगे? हर्ट्ज पर टेस्ला। इसका मतलब क्या है? हमारा जो फॉर्मूला था न्यू फिजिकल कांस्टेंट इंटू बी, कि अगर हम बी को 1 टेस्ला रखते हैं, बी की यूनिट टेस्ला, तो हमारे पास जो एनर्जी गैप आएगा उसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 42.6 मेगाहर्ट्ज। बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपके पास आई है। दूसरा, ये कार्बन 13 के लिए ये भी एक एक्टिव न्यूक्लियाई है।
कार्बन 13 के लिए क्या रहता है हमारे पास गायरो मैग्नेटिक रेशो 67.26 रहता है, सेम इंटू 10⁻⁶ रेडियन पर सेकंड पर टेस्ला। तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास इसका मैग्नेटिक 10⁻7 मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला आता है फिजिकल कांस्टेंट इसका। उसके बाद हम फ्लोरीन के लिए भी देख लेते हैं। फ्लोरीन का भी इस तरह से आता है हमारे पास 40.05 मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला। और यहीं से एक क्वेश्चन आया था अब की बार गेट में, गेट 2020 में यहीं से क्वेश्चन आया था। इसी तरीके से फॉस्फोरस भी, फॉस्फोरस का 70.23 के आसपास रहता है, 17.23 मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला। इसका मतलब मैंने बता दिया। इस फिजिकल कांस्टेंट का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल ये प्रोटॉन के लिए ये है, एक्चुअली में किस प्रोटॉन के लिए है, किसको रेफरेंस मान लिया जाता है, टीएमएस को, टेट्रामिथाइलसिलेन, इसको रेफरेंस माना जाता है। इसका मतलब टेट्रामिथाइलसिलेन का क्या माना जाएगा कि अगर उसको 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड दिया तो उसके प्रोटॉन के बनने वाले लेवल का एनर्जी गैप कितना होगा, 42.6 मेगाहर्ट्ज। यानी अगर हमारे पास 100 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट है, 100 मेगाहर्ट्ज, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि आपके पास 100 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट है फॉर प्रोटॉन के लिए, तो आपको कितना मैग्नेटिक फील्ड देना पड़ेगा। तो आपको पता है क्या, 100 मेगाहर्ट्ज अपॉन में 42.6 मेगाहर्ट्ज, तो जो भी वैल्यू आएगी आपके पास इतना मैग्नेटिक फील्ड आपको देना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये आप देख लीजिए जी एक बार। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और आता है, हालांकि उससे क्वेश्चन तो नहीं आता नेट गेट में, सेंसिटिविटी, लेकिन उसको समझना जरूरी है थोड़ा। हाँ जी, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी से आपका क्या मतलब है कि जो न्यूक्लियाई एक्टिव हैं, ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे न्यूक्लियाई एक्टिव होंगे, तो जो एक्टिव न्यूक्लियाई है उसकी ही बात हो रही है। तो सेंसिटिव न्यूक्लियाई वो होते हैं जो लो मैग्नेटिक फील्ड पे भी अच्छा स्पेक्ट्रा दे दे, यानी ज्यादा सेंसिटिव है, थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड दिया और रेस्पॉन्स इतना जल्दी दिया, हाईली सेंसिटिव। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन ये लिख सकते हैं कि हाई सेंसिटिव, या आप डायरेक्टली लिख सकते हो सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गुड स्पेक्ट्रम एट लो मैग्नेटिक फील्ड। कितना ज्यादा अच्छा स्पेक्ट्रा देता है वो उसकी सेंसिटिविटी है। तो ये सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड करती है, वो भी हमें पढ़ना है। सेंसिटिविटी डिपेंड किस पे करेगी, तो सेंसिटिविटी डिपेंड करती है किस पे, बहुत सारी चीजों पे करती है। लेकिन ब्रॉडली किस पे डिपेंड करती है वो देखते हैं। सबसे पहला आता है गायरोमैग्नेटिक रेशो। जैसे सिग्नल टू रेशो की हमने बात की थी, गायरोमैग्नेटिक रेशो पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आपके पास हाइड्रोजन का गायरोमैग्नेटिक रेशो कितना था, उसका फिजिकल कांस्टेंट आया था 42.6 मेगाहर्ट्ज, और कार्बन का इसी तरीके से कितना 10.7 के कुछ अराउंड आया था। तो इसका एनर्जी गैप कम, इसका ज्यादा। सेम मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, सपोज करो अगर 1 टेस्ला लिया जाए, मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला लिया जाए तो क्या रहता है, इसका गैप इतना रहता है, इसका गैप इतना रहता है। तो जिसका जितना ज्यादा गैप उसमें ग्राउंड स्टेट में न्यूक्लियस ज्यादा, ग्राउंड स्टेट स्पीसीज ज्यादा, ट्रांजिशन ज्यादा होगी, ज्यादा शार्प सिग्नल आएगा, सेंसिटिविटी ज्यादा। इसके कुछ एक्साइटेड में रहेंगे, कुछ ग्राउंड स्टेट में रहेंगे। तो एक तो ये फैक्टर काम करता है। दूसरा फैक्टर का काम करता है नेचुरल अबंडेंस। नेचुरल अबंडेंस, नेचुरल अबंडेंस क्या कहता है कि आप कोई मैटर लेते हैं, उठाते हैं किसी नेचर से, तो उसमें
उसका जो एक्टिव पार्ट है वो कितना % अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल आप प्रोटॉन का लेते हो तो प्रोटॉन की आपके पास नेचुरल अबंडेंस रहती है अप्रोक्सीमेटली 98.9%, यानी प्रोटॉन एक एक्टिव न्यूक्लियाई है और उसकी नेचुरल अबंडेंस भी हाई है। लेकिन अगर जब कार्बन 13 की बात करते हो आप, क्योंकि कार्बन के आपके पास 3 आइसोटोप हैं 12, 13, 14, तो उसमें से जो एक्टिव न्यूक्लियाई है कार्बन का वो यही है और इसकी नेचुरल अबंडेंस तो बहुत कम है 1.1%। यानी आपने 1000 मॉलिक्यूल लिए कार्बन सैंपल के, तो उसमें से एक्टिव निकले कितने निकले? सिर्फ 11। अगर नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई ज्यादा होंगे तो ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ ट्रांजिशन भी ज्यादा होगी और शार्प सिग्नल इतना अच्छा ही आएगा। तो दूसरा फैक्टर किस पे काम करता है? नेचुरल अबंडेंस का। अब बात है कि इसकी सेंसिटिविटी बढ़ाई कैसे जाए, हाउ टू इंक्रीज सेंसिटिविटी, क्योंकि इंक्रीज करना जरूरी है, क्योंकि अगर सेंसिटिविटी इंक्रीज नहीं होगी तो हम तो एक ही सैंपल को लेके बैठे रहेंगे। ट्रांजिशन करवाने के लिए बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगा स्पेक्ट्रा को लेने के लिए। तो हाईली जो सेंसिटिव न्यूक्लियाई है वो ऑब्वियस ही बात है जल्दी स्पेक्ट्रा दे देगा। तो सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए हमारे पास कुछ फैक्टर हैं जिसको डिस्कस करना है हमें पता है न्यू किसके इक्वल आ जाता है? फिजिकल कांस्टेंट इनटू बी के। तो या तो हम इसमें चेंज कर सकते हैं या इसमें चेंज कर सकते हैं। और दूसरा जो फैक्टर है नेचुरल अबंडेंस का, तो उसको तो हम इंक्रीज कर नहीं सकते। तो सबसे पहले क्या आया था हमारे पास? नेचुरल अबंडेंस। तो नेचुरल अबंडेंस को अफेक्ट नहीं किया जा सकता। दूसरी बात आती है अमाउंट ऑफ सैंपल की। अमाउंट ऑफ सैंपल, तो क्या अमाउंट ऑफ सैंपल को भी बहुत, ये भी लिमिटेड ही बढ़ा सकते हैं, थोड़ा बहुत अमाउंट सैंपल का बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका अगर 2-3 मिलीग्राम में आपका स्पेक्ट्रा आ रहा है, उसको 20 से 25 मिलीग्राम कर सकते हैं मैक्सिमम। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट भी नहीं बढ़ा सकते, तो इसका भी कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। इससे भी कुछ सेंसिटिविटी इंक्रीज नहीं कर सकते। तो तीसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो तो फिक्स होता ही होता है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको यूज करके हम उसका एनर्जी गैप बढ़ा सकते हैं और वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। तीसरा मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। अगर हम इसको इंक्रीज कर दें तो मजा ही आ जाए, बाय गॉड मजा आ जाए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली डिपेंड कर रही है किस पे? मैग्नेटिक फील्ड पे। अगर इसको इंक्रीज कर दिया तो इसकी एनर्जी गैप की फ्रीक्वेंसी क्या बढ़ जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र रहता है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दें तो उसका एनर्जी गैप बढ़ जाएगा और सारी की सारी स्पीशीज किस में रहेगी? ग्राउंड स्टेट में है, और एकदम से जंप करेगी तो सारे की सारी एक साथ ट्रांजिशन होगी, तो बहुत कम टाइम में हमें अच्छा स्पेक्ट्रा मिल जाएगा। तो आज के लिए एक छोटा टॉपिक और करते हैं जो स्पेक्ट्रा को कई बार इफेक्ट कर देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट, EFG। ये लास्ट टॉपिक है आज का। इस टॉपिक के बाद हम ऑर्गेनिक एनएमआर अच्छे से स्टार्ट करेंगे, उसकी केमिकल शिफ्ट और नंबर ऑफ सिग्नल, और उसके बाद उसका कपलिंग कोएफिशिएंट वगैरह अच्छे से पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट एक क्या होता है? एक ऑब्स्टैकल होती है, एक रुकावट होती है कि अच्छे से जो स्पिन कर रहा है कोई प्रोटॉन, उसके बीच में हिंड्रेंस पैदा कर दी जाए, वो फ्रीली मूव ना कर सके। अगर वो फ्रीली मूव नहीं करेगा तो वो क्या करेगा? स्पेक्ट्रा को अफेक्ट करेगा और उसका सिग्नल जो शार्प आना चाहिए था वो क्या आएगा? ब्रॉड आएगा। तो ये ग्रेडियंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल आपके पास अमोनिया है, अमोनिया अगर ये प्रोटोनेटेड रहता है तो क्या आता है? इसका सिग्नल शार्प आता है। लेकिन अगर यही क्या हो जाए? प्रोटोनेटेड ना हो तो क्या होगा? इसका जो न्यूक्लियस के प्रोटॉन है वो अच्छे से
रिवॉल्व नहीं हो पाते, क्योंकि इसका जो ये फील्ड जो ग्रेडियंट है इलेक्ट्रॉन का, ये उसको अफेक्ट करता है। तो इसका क्या होता है, सिग्नल थोड़ा ब्रॉड आता है इसकी कंपैरिजन में। तो यही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट कहलाता है। तो दूसरा एक चीज और भी है, क्वाड्रापोलर और नॉन क्वाड्रापोलर न्यूक्लियाई भी आपने समझना है। देखिए क्वाड्रापोलर क्या होता है, हमने आई की बात करी थी। आई अगर आपके पास हाफ इंटीग्रल में होता है तो उसको नॉन क्वाड्रापोलर बोलते हैं, नॉन क्वाड्रापोलर। अगर आपका फुल इंटीग्रल में आई है 1 2 3 4 5 तो उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रापोलर बोलते हैं, क्वाड्रापोलर। तो सिग्नल इंटेंसिटी की बात की जाए तो इंटेंस सिग्नल इसका आता है, शार्प सिग्नल आता है, इजी टू इंटरप्रेट है, इजी टू इंटरप्रेट। ये डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट है, डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट। इसका सिग्नल भी थोड़ा ब्रॉड आता है, इसका सिग्नल शार्प आता है। तो दो चीजें हैं, EFG इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट और क्वाड्रापोलर। इसका मतलब अगर क्वाड्रापोलर भी हो और इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट भी हो तो सिग्नल बिल्कुल बहुत लो इंटेंसिटी का आता है, बहुत ज्यादा ब्रॉड सिग्नल आता है। तो आज हमने इतना ही पढ़ना है। आज हमने क्या पढ़ा जी, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रो, उसको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल में हमने क्लासिफाई किया। उसके बाद हमने एस्पेक्ट पढ़े, 3 एस्पेक्ट, 3 एस्पेक्ट में बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन। उसके बाद हमने पढ़ा सिलेक्शन रूल, ग्रॉस, और उसके बाद मैथमेटिकल सिलेक्शन रूल क्या होता है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो पढ़ा। उसके बाद हमने NMR प्रिंसिपल के ऊपर ध्यान दिया, किस तरह से एनर्जी लेवल जनरेट होते हैं, एनर्जी कैसे निकाली जाती है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या है, और उसके बाद सेंसिटिविटी, और सेंसिटिविटी के बाद सेंसिटिविटी को इंक्रीज कैसे किया जाए। तो ये चीजें आज हमने पढ़ी हैं। और नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक NMR कि नंबर ऑफ सिग्नल क्या होंगे, उसमें केमिकल शिफ्ट कितनी होगी, केमिकल शिफ्ट किस फॉर्म में लेंगे, उसके बाद उसको चेंज कैसे किया जा सकता है, कपलिंग कांस्टेंट क्या है। तो इन सभी को डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आगे बने रहने के लिए सपोर्ट करिए, लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटे का बटन दबाइए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है आपको जब भी अपलोड हो और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।